और पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग लेते हैं। और मैं कहता हूँ अब एक काम गिना दीजिए 12 साल में, ये काम मैंने किया। अगर बड़ा काम हो रहा है तो हो रहा है, एक एलिवेटेड रोड हो रही है, वो मैंने रिक्वेस्ट करी थी मंत्री जी से, गडकरी जी से, कि ये स्टेट गवर्नमेंट बना नहीं पाएगी। हम स्टेट गवर्नमेंट तो बना रहे थे, पर ऐसा एरिया था बन नहीं पाए थे। मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। पर क्योंकि केंद्रीय मंत्री है, जोधपुर के एमपी है, वही बन रही, तो इनको श्रेय ले तो मुझे एतराज नहीं है, उससे ले जल्दी काम पूरा करवाए। तो एक काम तो बताएगा आपने किया क्या 12 साल के अंदर? कोई जवाब नहीं, तो वो फिर ऐसे कटाक्ष करते हैं। मैं बोलता हूँ सच्चाई, चाय पीने के बुलाता हूँ या जाने के लिए तैयार हूँ कि भाई वो संजीवनी वाले क्या हुआ, गरीबों को पैसा दिलाओ। अब वो जब उनको तकलीफ होती है ऐसी बातों पर, तो फिर वो फाउल खेलने लग जाते मेरे साथ में। ये बात है। सर, कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियंक खड़गे ने प्रमुख मोहन भागवत को लेटर लिखा है। किसने? प्रियंक खड़गे, होम मिनिस्टर कर्नाटक का। क्या लिखा? कि आप अपने रिकॉर्ड के बारे में जानकारी बताएं, यानी कितनी आपके पास राशि है, क्या शाखाएं, क्या इतिहास है आपका, जानकारी मांगी हो। किसकी मांगी है? आरएसएस की। आरएसएस को जवाब देना चाहिए। अगर आरएसएस के जवाब मांगी है, मान लीजिए, तो इतना बड़ा संगठन है, 100 वर्ष पूरे हो गए उनको, और उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कांग्रेस सरकारों का, कांग्रेस का। आज जो आरएसएस यहाँ तक पहुँची है, अगर कांग्रेस का रवैया भी आरएसएस और बीजेपी की तरह होता, अगर इनका अप्रोच वही होती जो आज अप्रोच पूरे मुल्क के साथ में है, तो आरएसएस पनपती नहीं। 2 बार बैन किया इसको गांधी की हत्या पर, और बाद में इमरजेंसी पर, वहाँ पर बैन हटा दिया, माफ़ी मांग ली थी। माफ़ी तो कई बार मांग चुके हैं पहले भी, तो बैन हटा ही नहीं। कभी हमारी सरकारें बनी है केंद्र में, राज्यों में, तो हमारे ब्लड में नहीं है कि हम कोई टारगेट करें आरएसएस के लोगों को। ये खुद जानते हैं, प्राइवेटली आरएसएस से मालूम पूछ लीजिए, वो कहेंगे ना बीजेपी का राज है, पर काम ज़्यादा हमारे कांग्रेस राज में होते थे। आज ये जुमला राजस्थान के अंदर भी है, और ये भावना पूरे मुल्क में है। कभी भी कांग्रेस की सरकारें केंद्र में या राज्य में हो, व्यक्तिगत रूप से किसी आरएसएस के नेता या कार्यकर्ता और उनके परिवार पे बदले की भावना से काम नहीं किया। और ये उल्टा कर रहे हैं हमारे साथ में। देशभक्ति तो इनको क्या बात करें, इनके लिए इनको जवाब देना चाहिए उसका। भाई आपने सारी जगह बिल्डिंग बन रही है पूरे देश के अंदर, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं। दिल्ली में बहुत शानदार भवन बना, करोड़ों अरबों का। बीजेपी के 800 जगह भवन बन गए हैं। आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास? चाल सही तो चेहरे वाली पार्टी है, तो पैसा आ कहाँ से रहा है ये तो बताए कम से कम जनता को। आप हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू हम नहीं है क्या? पूरा देश हिंदूवादी है। जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, फारसी और जैन धर्म है। सब आराम से जो संविधान में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू अपना जीवन व्यतीत करें, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। पर ये जानबूझ के प्रवोक कर रहे हैं अन्य धर्मों के लोगों को, वो उचित नहीं है, इनके हित में भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में ना देश हित में है, ना भारतीय जनता पार्टी हित में है, और ना आरएसएस के हित के अंदर है। अगर माहौल तनाव का बनता है, अगर किसी मुल्क में लोग भड़क जाते हैं, तो आप बताइए किसके हित में? किसी के हित में नहीं है। तो ये इनको सोचना चाहिए आप बदलो, अपने आप को बदल दो। जो गलतियाँ की उसको बोलो और माफ़ करो, जो मेरा नारा है। भूल जाओ पहली बातों को। अब आगे से आप कहो भाई हमने अपनी विचारधारा बदल रहे हैं, और हम सेकुलरिज्म की जो आपकी संविधान में प्रावधान किया इंदिरा जी के वक्त में, उनको मानेंगे, उस पर चलेंगे। ये उनका बदलाव होना चाहिए। राज्य में 3 बार चुनाव जीत गए देश से, जिस देश में डेमोक्रेसी है तब जीते आप। और डेमोक्रेसी के लिए तो इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, राजीव गांधी ने जान दे दी, पर देश को एक बार अखंड रखा, टूटने नहीं दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया। आपको अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए, बीजेपी को अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए। अब राज्य में आ गए आप लोग, तो
50 60 साल तक विपक्ष में थे, पर कांग्रेस ने आपके साथ वो व्यवहार नहीं किया जो आज आप कांग्रेस वालों के साथ व्यवहार कर रहे हो, या विपक्ष के साथ व्यवहार कर रहे हो। बहुत खतरनाक व्यवहार कर रहे हो। ईडी जा रही है, इनकम टैक्स जा रही है, सीबीआई जा रही है, और आपका जो 0.2% है वो आपका कन्विक्शन रेट 0.2%। पार्लियामेंट में जवाब दिया मेरे ख्याल से इन्होंने 0.2%। इसका मतलब क्या है? प्रोसेस एडोप्ट करते नहीं हो, उसके पहले आप छापे डाल दो, परिवार को तंग करो दिन भर, अटैच कर दो प्रॉपर्टी, केस बना लो, बाद में आप चार्जशीट पेश करो, और आपकी 0.2% भी नहीं है आपकी। सैकड़ों आपने, पता नहीं सैकड़ों हजारों कितने इन्होंने छापे डाल दिए देश के अंदर। और वॉशिंग मशीन इनके पास में। जो नेता करप्ट कहते हो, आप खुद करप्ट कहते हो। प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा अजीत पवार को करप्ट, और 2 दिन बाद में ले लिया, पार्टी में भी वित्त मंत्री बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया। ये तो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो पूरा मुल्क देख रहा है, इनको देख रहा है। इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूँ कि देश में होगा क्या होगा अगर यही हालात रहे। तो बंगाल के चुनाव में देख लिया, बंगाल की तरह 2.5 लाख लोग भेज दो आप वहाँ पे, फोर्सेज के, पैरामिलिट्री फोर्स के, और उनके कार्यकर्ता गुंडागिरी करने लग जाए चुनाव के पहले, चुनाव के बाद में। काउंटिंग में मैंने कभी नहीं सुना है गुंडागिरी होते हुए। पहली बार बंगाल में काउंटिंग करने वाली लड़के थी यंग, और मेरे ख्याल से ममता जी खुद के ऊपर भी बदतमीजी की गई, ये सब खबर आ रही थी। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। काउंटिंग ऐसी चीज़ होती है, भाई जीतार हो गई, अब तो वहाँ भी आप नहीं चूके, ये स्थिति इन की। तो इसलिए मैं चिंतित हूँ कि भाई देश की दिशा में जा रहा है। और राहुल गांधी जी लगातार पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी विपक्ष के नेताओं के नाते अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इनके दिलों में है ही नहीं कि भाई विपक्ष भी कुछ चीज़ होती है। आप चुनाव जीत के आए हो, सरकार बनी है, तो विपक्ष भी चुनाव जीत के आया है और विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है। आप क्यों नहीं उनको, आप उनकी बात को समझो, सुनो, मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है, पर बातचीत तो करो कम से कम। सुझाव क्या दे रहा विपक्ष आपको? विपरीत पार्टियां क्या बोल रही है? वो तो सब आपने तोड़ दिया। आपने यहाँ तक कर ली बेईमानी। आपने जो संविधान संशोधन ला रहे थे, एक मांग थी खड़गे साहब की, राहुल जी की, भाई आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला लो। मैं 50 साल से देख रहा हूँ, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का मतलब क्या? भाई सबकी सलाह कर लो, करो आप अपनी मर्जी की, सरकार आपके पास में। वो नहीं बुलाई उन्होंने, और अलग अलग पार्टियों को बुला करके उनको समझाया गया, बातचीत की गई, और भ्रम पैदा दिया कि सब पार्टी साथ में। फिर मुंह की खानी पड़ी पार्लियामेंट के अंदर इनको। ये नौबत क्यों आई? उन्होंने कहा अब चुनाव हो रहे हैं बंगाल में, तमिलनाडु में, उसके बाद आप मीटिंग पार्लियामेंट सेशन बुला लो। आपने वो भी नहीं बुलाया। तो ये जो डेमोक्रेटिक पैटर्न है, या जो डेमोक्रेटिक परंपराएं तोड़ के राजनीति कर रहे हैं। 47 की बात कर रहे हैं, 47 में कौन जिंदा रहेगा पता नहीं। 2047 वो सपना देख रहे हैं। तो आप बताइए, जनता को इस प्रकार गुमराह कर करके आप कब तक चुनाव जीतोगे? चुनाव जीतने ही मकसद है क्या आपका? खाली देश का फ्यूचर का सवाल नहीं है आपके दिमाग के अंदर। चुनाव जीतना एक बात हो सकती है, पर डेमोक्रेसी जिंदा रखना, मजबूत करना भी तो आपका फर्ज होना चाहिए, जो आप निभाने की बजाय कमजोर कर रहे हो डेमोक्रेसी को। ये मेरा मानना है। तो इंदिरा गांधी को लेकर आपने जो बयान दिया, उस पर एक नई डिबेट हुई है। भाजपा ने के कई नेता इस पर बोले हैं, घनश्याम तिवारी बोले हैं, दिया कुमारी ने कहा है, घनश्याम तिवारी जिनको आप कभी कांग्रेस में लेके आए थे, वो आपका काउंटर कर रहे थे। ये कि जितने लोग बोल रहे हैं ना, ये खुद नहीं बोल रहे हैं, इनको बुलवाया जा रहा है ऊपर से। RSS वाले बोलो, चाहे कि नेता बोलो, आपको ये स्टेटमेंट देना, आपको ये देना, आपको देना। कई बार लिखित में जो आता है, जो छपता है ना, वो लैंग्वेज भी होती नहीं है। इनमें के अच्छे लोग हैं जो लैंग्वेज में जानता हूँ कि लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज बदली जाती है, समझ जाते हैं भाई ये तो ऊपर से लिख के आया है, इतने दे रहे हैं स्टेटमेंट। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैंने क्या कहा, जो कानून की बात मैंने कही, पूरे देश में डिस्कशन हो रहा है, अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में डिस्कशन होता रहना चाहिए, उसी से राष्ट्रीय डिबेट बनती है, और डिबेट में कुछ बातें निकल के आती हैं। मैंने क्या कहा, ये मेरे पास कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है।
आप भी संविधान की बात करते हो, राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान की रक्षा करो, आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। ये देख लीजिए आप, आपके तो सब लगे हुए कैमरे। आपने एक बार कार में फोटो लेकर के न्यूज़ बना दी मेरी दिल्ली में, तो इसलिए आप तो आप ही हो। तो आप बता दीजिए मुझे ये जो है ये कानून क्या कहता है, देखिए धारा 123(3) RPA 1951 में उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा धर्म, जाति, धार्मिक प्रतीकों के आधार पर वोट मांगना प्रतिबंधित है। साफ है। चुनाव शून्य घोषित हो जाता है, वोट हो जाता है, और 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। ये है नंबर 1। धारा 123(3)A है RPA 1951 की। चुनाव के दौरान विभिन्न समुदायों के बीच धर्म के आधार पर नफरत या शत्रुता बढ़ाना, यह भी भ्रष्ट आचरण माना जाता है, जो चुनाव रद्द होने का ठोस आधार है। चुनाव रद्द होने का ठोस आधार है। नंबर 3 धारा 229A ब्रैकेट में 5 RPA 1951 राजनीतिक दल के पंजीकरण के समय दल को धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म की शपथ लेना अनिवार्य है। इसके बिना कोई नई पार्टी पंजीकरण नहीं हो सकती। ये बात अलग है कि ये 2005 में आया था ECI का, भारत निर्वाचन आयोग का 2005 का दिशा निर्देश है। उसके पहले जो हो चुकी है उसको नहीं छेड़ रहे, जिसमें आपके अकाली दल भी है, AIMIM है और AIML है। ये 3 पार्टियां जो पहले धर्म के नाम पे बनी हुई, अब कोई नहीं बन सकती। ये कानून कहते हैं। तो मैंने कानून की बात करी है। और आप देखिए फैसले, देखिए आप 1955 के अंदर 1995 के अंदर चुनाव को शिवसेना उम्मीदवार के पक्ष में सीधे तौर पर कट्टर धार्मिक भाषण देने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक सजा सुनाई और चुनाव को रद्द कर दिया। उस वक्त चुनाव रद्द कर दिया था और 6 साल में प्रतिबंध लगा दिया। चुनाव जीता हुआ था वो, चुनाव अदालत द्वारा चुनाव रद्द कर दिया गया और मताधिकार चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी 6 साल तक। ठीक है। 95 में एक और केस हुआ डॉक्टर दास राव देशमुख का, नांदेड़ का। लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार की सहमति से रैलियों और वाहनों पर धार्मिक नारे व सांप्रदायिक पोस्टर लगाने को भ्रष्ट आचरण माना गया हाई कोर्ट ने, और चुनाव जीता हुआ रद्द कर दिया। भी चुनाव रद्द किया पार्लियामेंट का, बताइए। नंबर 3 95 का ही है, ये भी मनोज जोशी का है। ये भी चुनाव जीता हुआ था, वो रद्द किया, पर इनको रिलीफ मिल गई सुप्रीम कोर्ट से कोई टेक्निकल पॉइंट पर, वो अलग बात है। बैरून शेखावत, जो मैंने कल जिक्र किया था 95-96 के अंदर, ये याचिका खारिज कर दी गई बाद में सुप्रीम कोर्ट में, पर ये केस फंस गए हाई कोर्ट के अंदर। केस चला चुनाव रैलियों में राम मंदिर और लक्ष्मी जी के प्रतीक का जिक्र करने वाले बैरू सिंह शेखावत साहब ने चुनाव की रैलियों में राम मंदिर और लक्ष्मी जी के प्रतीक का जिक्र करने का उन पर आरोप लगा। कोर्ट ने साक्ष्यों की कमी के कारण, आप जानते हो कि मुख्यमंत्री बन गए थे ये, इस 93 का चुनाव था ये, 95-96 में केस हुआ, और क्योंकि मुख्यमंत्री थे तो आप समझ सकते हो कि साक्ष्य कहाँ मिलेंगे, अपन जानते ही बात को था। तो साक्ष्य के अभाव में बाद में कमी के कारण उनको उन्होंने खारिज कर दिया, वरना ये भी फंसे हुए थे। अमित शाह जी 2014 के अंदर मुजफ्फर दंगों के बाद पश्चिमी यूपी की रैलियों में कथित तौर पर अपमान का बदला वोट से लेने, अपमान का बदला वोट से लेने का उन्होंने खाली जैसी बातें कहने पर भी समुदाय के बीच तनाव बनाने का दोषी माना गया इनको, और चुनाव आयोग द्वारा प्रचार पे रोक लगा दी इनके ऊपर। आप प्रचार नहीं कर सकते फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर मतलब उस चुनाव के अंदर रोक लग गई इनके ऊपर। योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी है, मेरठ की रैली में विपक्ष पर हमला बोलते हुए अली और बजरंगबली वाली विवादित धार्मिक टिप्पणी की थी, जिसे आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन माना गया और 3 दिन तक देशव्यापी
बैन कर दिया कैंपेन पर पूरे देशव्यापी, क्योंकि चुनाव पार्लियामेंट का था 3 दिन तक। 3 दिन तो एक संकेत है, पर बहुत बड़ा एक प्रकार पनिशमेंट है, मैसेज है। मायावती जी ने भी 19 के अंदर देवबंद की एक सहारनपुर की एक संयुक्त रैली में मंच से मुस्लिम मतदाताओं से अपना वोट न बांटने देने और एक मुश्त वोट देने की खुली धार्मिक अपील की थी। बताइए, इतने सब काम लेने से ही कि आपके वोट बंटना नहीं चाहिए, इसका मतलब आपका सेंस जो है वो धार्मिक भावना भड़काने का है, धार्मिक वोट मांगने का धार्मिक आधार पर। उसको देखिए आप, 48 घंटे तक उनके ऊपर बैन लगा दी पूरे देश भर में कैंपेन करने का। ये मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने कहा, सोच समझ के कहा कि आज आप बताइए, बीजेपी जो है अपना आपको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और हो सकता हो क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने कारगुजारियाँ करी है देश के अंदर, तो कोई बहुत बड़ी बात है कि धन इकट्ठा इतना हो गया कि वो खर्च कहाँ करे। हमारे तो अकाउंट भी रुका दिए बैंकों में, ब्लॉक करवा दिए कांग्रेस के, और खुद वो आपके बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड धमका करके पैसा लेना, बॉन्ड आए तो ईडी का वापस नोटिस, वापस विड्रॉ हो जाना। जो तमाशा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अधूरा था वो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये बॉन्ड है, बैन कर दिया बॉन्ड को। अरे ये करना चाहिए साथ में, जो पैसा इकट्ठा हुआ, चाहे वो किसी पार्टी के पास हुआ, कम ज़्यादा हुआ है, वो तमाम पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवाओ। असली फैसला वो होता, वो तो हुआ नहीं है। फैसला खाली इतना ही हुआ कि भाई ये संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक है, बैन कर दिया आगे के लिए। उससे क्या मतलब? इतना धन इकट्ठा कर लें लोगों ने, वो धन जो है वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, बराबर का फील्ड कहाँ हुआ? बीजेपी और इनके बाकी पार्टियों के बीच में बराबरी का मैदान तो है नहीं खेलने का। आप बताइए फिर क्या होगा? वो स्थिति में ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, एक तरफा तानाशाही प्रवृत्ति इनकी है। अरे जब मुकदमा दर्ज कर रहे हो आप, कोई खड्डे के ऊपर धरना दे रहा है, पानी पे मांग कर रहा है, बिजली की मांग कर रहा है, 144 लगा रहे हो, पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा रहे हो, ये तो राजस्थान बात में कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में कितने पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जो खिलाफ लिखा वो जेल में बैठे हुए हैं, छोड़ नहीं रहे उनको, ऐसी धारा लगा देते लोग। तो कहाँ डेमोक्रेसी रह पा रही यहाँ पर? इसलिए मैंने कहा कि इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेता होती, ये कानून मैंने पढ़ के सुना आपको, ये मैं जानता हूँ, इंदिरा गांधी बड़े नेता होती और ये हरकतें ये करते, तो बैन लगाने की मैंने बात कही थी कि इनके बैन लग जाता। वो क्या लग जाता? कानून से लग जाता, इलेक्शन कमीशन लगा देता इनके ऊपर। अब तो इलेक्शन कमीशन के मिली भगत है इनकी, उनका एजेंट बन गया वो, तो किसको कहे? मैंने बताया था इंदिरा गांधी थी मजबूत नेता थी, जिसने बांग्लादेश आज़ाद करवा दिया, छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तान के, साथ में बेड़ी की परवाह नहीं करी, अमेरिका के बैरों बेड़ा रवाना हो गया था वहाँ से। और आज क्या हो रहा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या किसी पार्टी के है तो हमारे प्रधानमंत्री, क्या क्या बोल रहे हैं ट्रम्प साहब, क्या बेइज्जती करें हमारे देश की? अभी तक किए जा रहे हैं। कल पर समझौता हुआ, हिंदुस्तान का इतला नहीं करी उन्होंने, पूरे मुल्कों को इतला करी। क्या हो रहा? वो तो वहाँ के प्रधानमंत्री को पता नहीं हो, राष्ट्रपति को क्या हो गया भगवान जाने। कोई जमाने में कैंपेन में गए थे प्रधानमंत्री, तो अगली सरकार ट्रम्प सरकार। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने जो गलतियाँ बड़ी बड़ी करी, उसमें 2 गलतियाँ तो मैं कह सकता हूँ, अगली सरकार ट्रम्प सरकार, और नंबर 2 अभी इजराइल गए जो, उसके 2 दिन बाद में युद्ध शुरू हो गया, वो बहुत बड़ी गलती करी। इतना तो ध्यान होना चाहिए, या इतना इजराइल को उनको रहना चाहिए विश्वास के अंदर। तो आप सोच सकते हो, आप किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हो और युद्ध शुरू करो, तो दुनिया में क्या मैसेज आएगा? तो कहने का मतलब कि जो स्थिति बन रही देश में, और ये पार्टी अगर रहेगी तो ये तो चाइना की तरह ले जाएंगे देश को। ये चुनाव तो नाम के होंगे,
ये तो खुद कह चुके हैं प्रधानमंत्री, क्या आप अमित शाह जी कह चुके हैं अगले 50 साल हम राज करेंगे। तो आप भविष्य वक्ता हो क्या? भविष्य वक्ता हो आप? 50 साल राज करेंगे? अरे भाई जनता जीताएगी तो आप कोई पार्टी राज करे अलग बात है, पर आप क्योंकि आपके दिमाग में तानाशाही प्रवृत्ति है, आपका विश्वास लोकतंत्र में है नहीं, इसलिए आप इस पर बातें कर रहे हो और वही आपकी चाल ढाल दिख रही है, साम दाम दंड भेद, उसके आधार पर आप राज कर रहे हो। ये मेरा कहना। सर बीजेपी कह रही है कि नीट का एग्जाम है थोड़े दिनों में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हजारों बच्चे इकट्ठा होंगे, उनके एग्जाम में तैयारी में डिस्टरबेंस होगा, ऐसा बीजेपी आरोप लगा। और टेलीग्राम की जो ऐप है वो भी टेलीग्राम का जो ऐप है ना सर, टेलीग्राम का, उसको भी रोक दिया है इन परीक्षाओं को। और पोस्टर भी लगे हैं आपकी सरकार में 19 पेपर लिए। खाली टेलीग्राम क्यों रोका? और भी कई चैनल है। अगर सरकार ने रोका एक को तो उसको क्यों रोका? तो फिर एक फैसला तो कॉमन सबके लिए होना चाहिए। वोटिंग भी कर रहे हैं सर, आपकी सरकार में 19 पेपर लीक हुए हैं। पर आप बताइए मुझे, आपके पत्रकार एक मेरे से मिलना आए थे, उन्होंने कहा और हमने डिस्कशन किया कि आज़ादी के बाद में पेपर लीक का जो सिलसिला चल रहा है, राजस्थान में भी हुए, गुजरात में हुए, यूपी में हुए, अनेकों राज्यों में हुए, तब मैंने चेताया था प्रधानमंत्री मोदी जी को भी, भारत सरकार को, कृपा करके जो गैंग बन गई है देशव्यापी, सब जगह पेपर आउट हो रहे हैं, इन्होंने अपने जहाँ राज्य की सरकार है बीजेपी की है, वहाँ की बात करने के बजाय केंद्रित कर दिया राजस्थान को जानबूझ करके, जिससे कि इनकी नाकामियाँ जो है, काम तो कुछ कर नहीं रहे लोग, करप्शन भयंकर है ऊपर से नीचे तक, गवर्नेंस हो नहीं रही है, पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य सड़कें जो भी है, पेमेंट हो नहीं रहे कोई डिपार्टमेंट के, सारे डिपार्टमेंट वाले रो रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट वाले, सारे ठेकेदार रो रहे हैं, पेंशन वाले के 6 महीने पेंशन नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, ऐसी स्थिति में राजस्थान चल रहा है। ध्यान भटकाने के लिए आपने एक मुद्दा पकड़ रखा है, आप कौन रोक रहा आपको? जिसने गलती की उसका आप सजा दो, तो आप तो 5 साल ही काम करते रहेंगे। वादा कर प्रधानमंत्री जी ने कर दी मेरे साथ में, जब मैंने कहा कि आप सरकार हमारी बनेगी, शानदार योजना है और ये सरकार बंद कर देगी बीजेपी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अशोक गहलोत ने कहा है, मैं वादा करता हूँ प्रदेशवासियों से कोई स्कीम बंद नहीं होगी आपकी, और सारी स्कीम बंद कर दी। अब प्रधानमंत्री को याद दिलाते हैं, वो कन्हैयालाल मर्डर याद दिलाते हैं, चाहे वो ERCP याद दिलाते हैं, और चाहे हमारी योजनाएं बंद कर रहे हैं वो याद दिलाते हैं, तो जवाब आता नहीं, ना अमित शाह जी देते ना मोदी जी देते हैं। अब क्या करें? सरकार में अहम घमंड के आधार पर चला रहे हैं लोग अपने। ठीक है, ओके। सर ये जो यहाँ के जो मंत्री हैं राजस्थान के, उनको लेके भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। गजेंद्र खीमसर है, उन्होंने बीकानेर में गर्भवती महिला को लेके बयान दिया था कि नाचती हुई आई थी, कैसे आई थी। केंद्रीय मंत्री बीजेपी दफ्तर आते हैं, लाइट चली जाती है, तो उसकी जांच होती है, तो ये तमाम देखिए, जब मैं कह रहा हूँ गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं राजस्थान के अंदर, जब ये स्थिति है तो ये सब बातें आप कह रहे हो, तो 2 बातें कही आपने, तो अनेकों बातें हैं जो इनके बारे में कही जा सकती है, कही जा सकती है। जिस प्रकार से मंत्री छापे भी डाल रहे हैं और एजेंट पकड़े जा रहे हैं, उनके ही मंत्री जी के ही, तो मंत्री जी कहते मैं इस्तीफा दे सकता हूँ। मंत्री जी से पहले ही दिया था, एक बार इस्तीफा दिया ना एक बार, और वापस भी लिया। तो अभी ये करप्शन की बात को लेके क्या, मैं अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो ये हमारे करोड़ी मीणा जी की फितरत के अंदर है। जब से राजनीति उन्होंने करी है तब से ये अप्रोच ये बोलने की यही रही है, ये इनके USP है। करोड़ी मीणा जी की USP यही है कि ये मतलब जो कटाक्ष करते हैं अपनी सरकारों पर, अपने मुख्यमंत्री पर, वादा करते हैं पब्लिक से मैं फला स्टेप उठा सकता हूँ, ये वो करते रहते हैं। तो ये दे उनको तो क्या बात, और बाकी मंत्रियों की तो आप क्या बात करें, मंत्रियों के फ़ोन ही उठाते उनके सेक्रेटरीज। आप मेरे मुँह से क्यों कहलवा रहे हो?
मंत्री फ़ोन कर दे अपने डिपार्टमेंट के, डिप्टी सीएम लेवल के लोग फ़ोन कर दे तो डिपार्टमेंट के मंत्री जो है सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट के जो एचओडी है फ़ोन तो नहीं उठाते हैं। वो मंत्री खुद ही कहते हैं हमारे फ़ोन नहीं उठाते, क्या आपकी मदद करें। कोई मिलने जाता है कार्यकर्ता, भाई आप टेलीफोन करें, टेलीफोन कर दें, ये फ़ोन उठाते नहीं तो मैं क्या फ़ोन करूँ। ये तो स्थिति सरकार की। ओके सर टीएमसी की टूट के बाद देश में ये चर्चा तेज पर है, अब उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी जाएगी, क्या परिसीमन बिल दोबारा लाया जाएगा जो संख्या बल है 2 अध्याय का 360 का पूरा मैं कह रहा था इंदिरा गांधी होती तो इनमें बैन लगा देती, क्यों कहा मैंने। फिर ये सब आपके क्वेश्चन के आंसर उसमें आता है। जो हालात बन गए हैं ना उनको समझो। मैं तो मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, अब मेरी बात को कोई विश्वास करे नहीं करे तो आप जानते हो, तो पब्लिक पर है और लोगों पर है। पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि जो हरकतें हो रही है, पार्टी टूट रही है। आप बताइए, कार के पत्तों की तरह बिखर गई टीएमसी। किसी ने सपना देखा था क्या कि टीएमसी चुनाव हारते ऐसी स्थिति बन जाएगी। इसके मतलब कितना भय आतंक है बंगाल के अंदर, इनका कितना आतंक भय है। मारपीट हो रही है, सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। यही बात आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। बार बार मैं क्या कहूँ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ और राज्यों में क्या हुआ, मध्य प्रदेश, सब जानते हैं। तो ये जो इनकी हरकतें हैं, इनको नहीं रोका गया तो आने वाला फ्यूचर वर्तमान पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा होगा, ये खतरा देश में है। इसलिए मैंने कहा इंदिरा गांधी जैसे महान नेता होते तो मैंने एक संकेत दिया इंदिरा गांधी का। इतनी मजबूत नेता थी और ये हरकतें इनकी चलती कि इस पार्टी की, तो ऐसी पार्टी बैन लग जाता। ये मैंने कहा। अब उस पर बहस अगर पूरे देश में हुई है जो आप लोग कह रहे हो, या बीजेपी के नेशनल लेवल पर कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम मेरी बात को उन्होंने गंभीरता से लिया। क्योंकि दुखती रग पे हाथ रख दो ना, ज़्यादा तकलीफ होती है आदमी को। तो ये पॉइंट वो था जिस पे वो जानते हैं कि हमारी हरकतें ऐसी है देश के अंदर, और ये ऐसा इंदिरा गांधी ने नाम दे लिया है कि जनता में मैसेज चला जाएगा कि भाई ये बात क्यों बोली अशोक गहलोत ने। गांव गांव में चर्चा होगी इसकी, हम डैमेज होंगे हमारी हरकतों से। दुखी तो सब है ना, गाँव वाले कस्बे वाले, काम किसी को हो नहीं रहे हैं, मुंह में दर्द हो रहे हैं। पुलिस थाने में जाओ तो सुनने होती नहीं है, रेप केस जाओ कि जाके समझौता कर लो आपस के अंदर। रेपी से आप पैसा खा लो और को समझौता कर लो, बेचारे गांव के गरीब आदमी कहाँ जाके बात करें। ऐसी हरकतें पूरे राजस्थान में चल रही है, बहुत स्थिति खराब है, पूरे देश की स्थिति खराब है। इसलिए मैंने कहा अगर इंदिरा गांधी होती, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सोच समझ के, तो बीजेपी पे और आरएसएस की हरकतों पर जो पीछ पे ले गए देश को, ये धर्म के नाम पर वोट लेते हैं और चुनाव जीतते हैं, तो ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र तो बन चुका देश, खाली फॉर्मल डिक्लेयर करना बाकी है देश के अंदर। हिंदू राष्ट्र को फॉर्मल डिक्लेयर बाकी रह गया है, बाकी हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है। अब बाकी धर्मों को तो दबा दिया आपने, कभी माइनॉरिटी को दबाओगे आप, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी हो, फिर आप और माइनॉरिटी वाले दूसरे लोग हैं, वो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। ईसाई में तो अभी कहाँ पे काम वो हमले हुए थे ना यहाँ पे चर्चों में। आप बताइए चर्चों पे इनकी क्रिसमस पे पहली बार मैंने देखा राजस्थान के अंदर या हिंदुस्तान में जहाँ भी हुआ, गुंडागर्दी हो गई वहाँ पर क्रिसमस के दिनों के अंदर भी। ऐसा पहले कभी देखा नहीं मैंने। इनके हौसले बढ़ते रहेंगे ना, अभी मुस्लिम माइनॉरिटी, फिर क्रिश्चियन माइनॉरिटी, फिर सिख माइनॉरिटी भी आ रही है कभी इनके। ये कुछ भी कर सकते हैं। जैन और फारसी आप समझते हो तो कभी खुद ही समझ जाएंगे भाई क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब स्थिति जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ कि इस पार्टी पे और आरएस पे बैन लगाया, बैन खुला भी है। आज आरएस यहाँ तक आई, मैं फिर कहूँगा कांग्रेस की जो अप्रोच थी सॉफ्ट, उसके कारण ये 100 साल निकाल दिए इन्होंने। इनकी जो हरकतें हैं उस ढंग से अगर कांग्रेस बिहेव करती इनके साथ में, बीजेपी आरएस के साथ में, तो ना तो बीजेपी पनपती थी और ना ये पनपती, मैं कह सकता हूँ। थैंक यू।